हेलो एवरीवन। आज है 3 अगस्त 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो के LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है उसको मतलब कि लॉन्च करने की एक डेट फिक्स की गई है, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद थार रेगिस्तान जो है वहाँ पर जो पवन फार्म जो वहाँ पर स्थापित किया गया वो कैसे पक्षियों की मृत्यु का कारण बन रहा है, और वहाँ पर एक अध्ययन एक स्टडी के अकॉर्डिंग वहाँ पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पक्षियों की मृत्यु देखी जाती है थार डेजर्ट जो कि भारत के रेगिस्तान में है। उसके बाद कांगो रवांडा खनन समझौते के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद एक और गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है, मतलब कि एक और स्कीम लॉन्च की जा रही है कि जो डाकघर है यानी कि पोस्ट ऑफिस है उसमें भी आजकल जो है डिजिटल भुगतान को पहल दी जाएगी, उसको प्रेफर किया जाएगा। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है इसरो टारगेट 2027 लॉन्च फॉर LVM-3 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। तो सेमी क्रायोजेनिक स्टेज हम देखेंगे क्या है। इसके लेकर इसरो ने टारगेट किया 2027 को लॉन्च करेगा LVM-3। ये एक लॉन्च व्हीकल है। तो ये बयान किनके द्वारा दिया गया है, जो इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन, उनके द्वारा। ये उन्होंने एक वो जब तिरुवनंतपुरम में विजिट के दौरान उन्होंने ये बात सामने रखी है कि 2027 को इसरो जो है टारगेट कर रहा है LVM-3 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए। अब देखिए चर्चा में क्यों है। इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसके सेमी क्रायोजेनिक चरण के साथ पहले प्रक्षेपण का लक्ष्य 2027 रखा है। तो इसलिए ये चर्चा में आ चुका है। दिन ब दिन जो है इसरो अपनी जो की क्षमता है वो बढ़ाता जा रहा है, और पूरी तरह से भारत कि स्वदेशी यहाँ पर जो सैटेलाइट्स है या फिर स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आए दिन नए नए बयान दिए जाते हैं। कि आए दिन नई स्कीम रखी जाती है, नई बातें सामने आती रहती हैं। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, उन्होंने कहा है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है और उसकी जो स्टेज SC-120 है उसके विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। कि दिन ब दिन भारत इसरो इस चीज़ में आगे बढ़ता जा रहा है। पावर हेड टेस्ट आर्टिकल इसके जो 5 से 6 सफल परीक्षण उन्होंने कहा है कि पहले पूरे हो चुके हैं। ये एक नया चरण है। LVM-3 की जो पेलोड क्षमता है उसको 4200 किलोग्राम से बढ़ाकर 5200 किलोग्राम तक करने में ये सक्षम होगा। कि इसका जो पेलोड क्षमता है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। प्रति किलोग्राम उपग्रह जो रहेगा कक्षा में स्थापित करने की लागत में 25% तक कमी आएगी। कि इससे काफ़ी फायदे होने वाले हैं। लागत में कमी आएगी, पेलोड की क्षमता बढ़ेगी और भी काफ़ी इससे बेनिफिट होंगे। इसके अलावा जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन का उपयोग करता है, इसमें यूज़ किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है और कैरोसिन, उसको इसरो के जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा डिवेल्प किया जा रहा है। ये इंजन 2000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करेगा। थ्रस्ट यानी कि एक तरह की फोर्स होती है जो कि मौजूदा जो हमारे पास अभी L1110 स्टेज में उपयोग होने वाला जो विकास इंजन है उससे कहीं ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा गैर विषाक्त और खतरनाक प्रणोदों का उपयोग किया जाएगा जो कि इसे लागत प्रभावित और पर्यावरण के लिए बेहतर बनाता है। कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर इन सभी को डिज़ाइन किया गया है इस व्हीकल को। इसके अलावा हमारा जो पहला सफल हॉट टेस्ट हुआ था 28 मार्च 2025 को इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी जो हिल्स हैं वहाँ पर तमिलनाडु में किया गया था, जिसमें प्री बर्नर टर्बो पंप स्टार्ट सिस्टम और कंट्रोल कंपोनेंट्स महत्वपूर्ण उप प्रणालियों को एकत्रित करके प्रदर्शन किया गया था। कि पहले भी एक हॉट टेस्ट किया जा चुका है जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हुआ था। इसके बाद ही एक स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि पहले क्या होता है कि एक कुछ ऐसी टेस्टिंग करके देखी जाती है, वेरीफाई उसको किया जाता है, उसके बाद फिर ही अगला स्टेप लिया जाता है कि अब इससे आगे हमें कब करना है या क्या कौन सा व्हीकल लॉन्च करना है, कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है।
तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर की जाती है। और इसके साथ ही इस बार जो ध्यान में रखा गया वो एक तो लागत की कमी रहेगी इसमें, दूसरा इसका जो पेलोड क्षमता उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद पर्यावरण की जो चुनौतियाँ देखने को मिलती है उसको भी ध्यान में रखकर इन सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। इसरो ने इस इंजन के विकास के लिए फरवरी 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उनके द्वारा एक उद्घाटन किया गया था सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन टेस्ट फैसिलिटी, इसका यूज़ किया गया जो कि पीएम के द्वारा इनका उद्घाटन हुआ था। ये तकनीक जो है कुछ ही देशों के पास है और भारत की जो अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करेगी। ये जो टेक्निक है फैसिलिटी, ये जो टेस्ट है क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन टेस्ट फैसिलिटी है, तो ये सिर्फ गिने चुने कंट्रीज़ के पास ही और भारत में भी इनमें से एक, और भारत अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम देखें कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, सबसे पहले हमने बात की कि इसकी जो पेलोड क्षमता उसको बढ़ाया जाएगा। पहले 4200 किलोग्राम थी, अब 5200 किलोग्राम रहेगी। लागत में कमी आएगी, 25% कमी देखी गई है इसकी लागत में। स्वदेशी तकनीक का विकास किया जाएगा, मतलब कि भारत में इसको डिज़ाइन करके भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल ध्यान रखा जाएगा कि पर्यावरण की जो चुनौतियाँ हैं उनको ध्यान में रखकर ही ऐसी चीज़ों को बनाया जाए। उसके अलावा मानव अंतरिक्ष मिशन में सहायता मिलेगी, जो आगे हमारे जो मिशन रहेंगे गगनयान या चंद्रयान या कोई भी और मिशन नया होता है तो उसके लिए भी इसकी काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा वाणिज्य अवसर भी है, ये लागत प्रभावी है, उच्च क्षमता वाले जो लॉन्च व्हीकल हैं। इसके साथ इसरो की जो कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसमें वैश्विक बाजार में अधिक ग्राहकों को और आकर्षित, मतलब कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इसमें, जिससे भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जब किसी कंट्री के द्वारा कुछ नई चीज़ मतलब कि कुछ नई खोज या फिर कुछ नया डेवलप किया जाता है तो उससे क्या होता है कि पूरे विश्व में उस देश की एक अच्छी पहचान बन जाती है, एक अच्छा अवसर होता है। उसके अलावा तकनीकी नेतृत्व और रोज़गार मिलेगा। इसके लिए भी मतलब कि जो किसी भी चीज़ को जब बनाया जाता है तो उसके लिए जो सामान इकट्ठा करना या फिर किसी भी पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत होती है तो उसके साथ ही लोगों को रोज़गार की भी एक अच्छा मौका मिलता है कि जब नए नए जो इसमें कंपनीज स्टार्ट की जाएंगी या फिर नई चीज़ें इसमें लाई जाएंगी उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत होती है और फिर लोगों मतलब एम्प्लॉयर्स जब चाहिए होते हैं तो फिर लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये सभी इसके फ़ायदे रहने वाले। अब हमारी जो सेकंड न्यूज़ है, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट देखा गया थार डेजर्ट में देखा गया विंड फार्म्स के ज़रिए, जो कि भारत के राजस्थान में है, राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में थार डेजर्ट है। तो 2025 की जो पहली छमाही होती है, मतलब 2025 जैसे 12 महीने हैं तो उसमें जो पहले 6 महीने हैं उसमें भारत का जो पवन ऊर्जा क्षेत्र है उसमें लगभग 3.5 गीगावाट की वृद्धि करेगा। मतलब कि हालांकि कर चुका है, अगर हम देखें 6 मंथ जा चुके हैं तो अभी उसका अध्ययन या उसकी जो भी स्टडी वो की जा रही है, जो कि साल दर 82% की वृद्धि करेगा। मतलब कि हर साल में 82% की वृद्धि की जाएगी सौर पवन ऊर्जा में, जिससे क्या होगा, कुल जो स्थापित क्षमता है 51 गीगावाट हो जाएगी। और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है उसके अकॉर्डिंग भारत की जो कुल पवन ऊर्जा क्षमता है वो ज़मीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर है और 116.3.9 गीगावाट यानी 1163.9 गीगावाट है। भारत के जो जलवायु लक्ष्य बढ़ती ऊर्जा की मांग का ये अर्थ है कि नवीकरणीय ऊर्जा विकास में तेजी जारी रहेगी। यानी कि भारत की जो जलवायु लक्ष्य वो बढ़ते जा रहे हैं या ऊर्जा की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा विकास है वो तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जिनके द्वारा ये स्टडी की गई है, उन्होंने एक चिंता जताई है कि जो पवन ऊर्जा क्षमता है उसमें तो वृद्धि हो रही है लेकिन पक्षी कल्याण की कीमत पर हो रही है। यानी कि पक्षियों को अपनी मतलब जान देकर ये मतलब कि ये जो क्षमता है, ये जो ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। जो यहाँ पर रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो पवन टरबाइन के जीव हैं, विशेष करके जो पक्षी हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में वो काफ़ी चिंतित है। हाल ही के वर्षों में जो अभी साइंटिफिक रिपोर्ट्स में शामिल, मतलब जो उन्होंने पब्लिश किया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान के एक स्टडी में देखा गया कि भारत के जो थार रेगिस्तान है उसमें
पवन फार्मों पर पक्षियों की मृत्यु में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी गई है। मतलब कि भारत का जो थार डेजर्ट है उसमें जो पवन फार्म स्थापित किए गए, पवन फार्म क्या होता है जिसमें पवन चक्की लगाई जाती है, वो बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि पक्षी जब पक्षियों की वो मृत्यु का कारण बन रहे हैं किसी ना किसी तरह से। और अगर हम एक और स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो जो राजस्थान के जैसलमेर में 3000 वर्ग किलोमीटर के रेगिस्तान क्षेत्र में ये किया गया है, ये जो स्टडी की गई है, जहाँ पर लगभग 900 टरबाइन स्थापित है और 272 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आप देखिए 272 पक्षी प्रजातियाँ, ये कोई आम नंबर नहीं है, मतलब नॉर्मल नंबर नहीं हम कह सकते, 272 प्रजातियाँ हैं। तो इसमें मतलब स्पीशीज़ पाई जाती है। तो उन सभी को काफ़ी गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, यानी कि वहाँ की सबसे जो प्रमुख प्रजाति जिसे हम कह सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसको भी शामिल किया गया कि इन सभी की मृत्यु का कारण जो है पवन फार्म बनते जा रहे हैं। इसके अलावा बहुमौसमी सर्वेक्षणों में भी देखा गया कि वन्यजीवी संस्थान के जो शोधकर्ता रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि मतलब कि जो पवन ऊर्जा स्रोत हैं उनके 150 मीटर के दायरे में पक्षियों की जो शव है, मतलब उनकी डेड बॉडीज़ की खोज की गई है। इसके अलावा टरबाइनों में अगर देखें तो 124 मृत्यु हुई हैं, ये जो अभी स्टडी की गई उसके अकॉर्डिंग डेटा है। इससे पहले ना जाने कितने पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में अनुमानित तीसरी मृत्यु दर में 4464 थी, यानी कि ये 1000 किलोमीटर में अगर हम देखें तो 4000 से ज़्यादा पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चिंता जताई जा रही कि एक तरफ तो भारत जो है वो प्रगति करता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने जो वो वनस्पति है, जो मतलब पक्षी हैं या फिर अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ या फिर जीव जंतु हैं, उनकी गिनती दिन ब दिन कम होती जा रही है। फिर 2019 में एक स्टडी की गई थी, कच्छ और दावनगेरे के पवन फार्मों में पक्षियों की मृत्यु का डॉक्यूमेंटेशन की गई। हालांकि दोनों स्थानों पर प्रति वर्ष प्रति टरबाइन 0.47 पक्षियों की मृत्यु का अनुमान अब कम हो चुका है, यानी कि 0.47 मृत्यु जो है पक्षियों की वो कम हुई है। थार में प्रति माह पक्षी मृत्यु 1.24 पक्षियों की मृत्यु की तुलना से ये अधिक है, यानी कि थार डेजर्ट में पक्षियों की मृत्यु बढ़ती जा रही है। लेकिन जब कच्छ और दावनगेरे के पवन फार्म में ये स्टडी की गई तो वहाँ पर ये पाया गया कि पिछले सालों के मुकाबले अभी जो आने वाले समय उसमें 0.47% की कमी हुई है। इसके अलावा जो रेगिस्तान में पक्षियों की मृत्यु दर है उसमें पवन ऊर्जा से जुड़ी जो बिजली लाइनें से टकराने वाले पक्षियों को भी शामिल किया गया। ये भी देखा गया कि हो सकता है इस वजह से इनकी गिनती ज़्यादा आ रही हो। जो बिजली की लाइनें लगी होती हैं, आपने भी देखा होगा हमारे गांव में या घरों में आसपास सड़क शहरों में या कहीं भी आपने देखा होगा कि क्या होता है, कई बार पक्षी उन तार में जब बैठते हैं, मतलब जो लाइनें लगी होती है उस पर टकराने की वजह से भी पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तो जो रेगिस्तान में अभी ये जो स्टडी की गई थी, जो अध्ययन किया गया था, उसमें इन लाइनों में जो मरने वाले पक्षी हैं उनको भी ऐड किया गया था। हालांकि जो गुजरात और जो कर्नाटक की जब स्टडी हुई उसमें इस कारण को शामिल नहीं किया गया था, ये कारण नहीं बताया गया था उसमें। इसके अलावा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे संगठन है, उन्होंने जो पवन टरबाइन से पक्षियों के टकराने से उसको कम करने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं, जिनमें दृश्यता बनाने के लिए टरबाइन को एक ब्लेड को रंगना और एक दिन या मौसम के एक निश्चित समय पर टरबाइनों को बंद करना चाहिए। तो जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये सुझाव दिया कि या तो टरबाइन को दिन में किसी एक निश्चित समय पर बंद कर देना चाहिए या फिर किसी एक ब्लेड को कलर कर देना चाहिए। जो सेल्वराज हैं उन्होंने कहा है कि निवारक उपायों में सबसे महत्वपूर्ण कदम है पवन फार्म के लिए जगह का सावधानी पूर्वक चयन करना। तो एक और सुझाव दिया गया कि अगर पवन फार्म आपको स्थापित करना है, अगर पवन फार्म आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुली कोई ऐसी प्लेस ढूंढनी होगी जहाँ पर पक्षी कम पाए जाते हों, मतलब कि पक्षियों की प्रजातियों को जहाँ पर कोई खतरा ना रहे। तो यहाँ पर हम डेटा देख सकते हैं, जो रिसर्चर्स ने एस्टिमेट लगाया है कि टरबाइन इन द थार डेजर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.24% जो बर्ड डेथ रेट पर मंथ, यानी कि 1.2% अगर हम देखें पर मंथ की जो डेथ रेट है उसके लिए जो मतलब कि जो टरबाइन है ये जिम्मेदार रही हैं।
इसके अलावा ये जो है पवन फार्म की अगर हम बात करें तो ये दिन ब दिन ऊर्जा शक्ति में ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ के जो जीव जंतु है उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये भी बहुत ही एक खतरे वाली बात है, क्योंकि अगर कोई देश मान लीजिए सिर्फ औद्योगिक के क्षेत्र में जो मतलब तरक्की करता है और दूसरी तरफ जीव जंतु की कमी पाई जाती है, तो वो देश कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता है। तो इसी तरह अब भारत में भी कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे क्या हो कि जो पक्षी है या फिर और जो प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतु की, उन प्रजातियों को कोई भी खतरा ना रहे। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, कॉन्गो एंड रवांडा रीच ड्राफ्ट डील ऑन माइनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन यूएसए के द्वारा कहा गया कॉन्गो एंड रवांडा जो है वो एक डील करने जा रहे हैं माइनिंग को लेकर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि कॉन्गो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है और रवांडा के एक मसौदा आर्थिक सहयोग समझौते पर एक सहमति जताई जा चुकी है, जो कि खनन क्षेत्रीय एकीकरण पर केंद्रित है। ये समझौता जून 2025 में वॉशिंगटन में इस पर सिग्नेचर हुए थे और जिसका उद्देश्य क्या था कि पूर्वी कॉन्गो में दशकों से जो चला आ रहा संघर्ष है उसको ख़त्म करने की बात है और क्षेत्र के जो विशाल खनिज संसाधन है, यानी कि कॉन्गो में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं जैसे कि कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, इस तक बाकी देशों की पहुंच को बढ़ावा देना शामिल है। अब देखिए इसके कुछ प्रमुख बिंदु क्या है इस समझौते के। शांति और आर्थिक एकीकरण के लिए समझौता किया गया है, जिसका लक्ष्य क्या रहेगा कि खनन, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग देना है। ये जो ढांचा खनिज आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता लाने, अवैध खनन को रोकने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अमेरिका की भूमिका क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके जो प्रशासन है उन्होंने इस समझौते की मध्यस्थता की है, यानी कि जो मीडिएटर बनते हैं वो यूएसए रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करना। यानी कि आप देख रहे हैं दिन ब दिन जो डोनाल्ड ट्रंप है या फिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर जगह पर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे बयान दे रहा है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ रही है सामने कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पर शांति स्थापित करे तो उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। तो हालांकि हो सकता है ये भी एक ऐसा कदम हो कि वो नोबेल प्राइज़ लेने के लिए ये ऐसे हर जगह शांति की जो गुहार लगाए जा रहे हैं। साथ साथ ही अमेरिकी निवेश को आकर्षित करना भी एक उनका लक्ष्य है। अमेरिका का जो विदेश विभाग है उन्होंने सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इसको एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक इम्पॉर्टेंट कदम है उनके लिए कि जो अमेरिका की सुरक्षा और जो आर्थिक सहयोग है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा खनिजों का महत्व है। जो कॉन्गो विश्व का सबसे बड़ा जो कोबाल्ट उत्पादक है, कॉन्गो में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें कोल्टान, लिथियम और महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार भी हैं, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन्स और अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों के लिए काफ़ी ज़रूरी रहते हैं। इसके अलावा ये जो समझौता किया गया अमेरिकी कंपनियों की जो संसाधनों तक पहुँच है उसको आसान बनाना है, जिससे चीन के प्रभुत्व को कम किया जा सके। मतलब आपने देखा ही होगा अभी पूरे विश्व में दो बड़ी शक्तियां, एक तरफ चीन, एक तरफ अमेरिका। जो चीन है वो अमेरिका को पछाड़ना चाहता है और अमेरिका खुद को ऊपर रखना चाहता है, किसी को भी अपने से आगे नहीं जाने देना चाहता। इसी वजह से जहां पर चीन का कुछ प्रभुत्व है वहां पर अमेरिका घुसने की कोशिश करेगा, जहां पर अमेरिका का प्रभुत्व है यानी कि जो अमेरिका का कंट्रोल है वहां पर चीन घुसने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह मेन तो ये दोनों कंट्रीज़ का कंपटीशन चल रहा है, बाकी तो इसमें बस पिसते जा रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी हैं इस समझौते में। ये समझौता एक अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट या विश्लेषक जिन्होंने एनालाइज किया उन्होंने कहा है कि रवांडा समर्पित M23 विद्रोही समूह है वहाँ पर, जो कि पूर्वी कांगो में कई खनन क्षेत्रों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। वो समझौते में शामिल ना होने की चुनौतियां भी आ सकती, हो सकता है वहाँ पर जिस ग्रुप का कंट्रोल है वो हो सकता है इस समझौते में शामिल ना हो। इसके अलावा इस क्षेत्र में 100 से अधिक सशस्त्र समूह और अवैध खनन गतिविधियां स्थिरता के लिए भी खतरा बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर अवैध खनन गतिविधियां भी की जाती, जो कि यहाँ पर जो स्थिरता है उसके लिए ये बहुत खतरा रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है पोस्ट ऑफिस अक्रॉस इंडिया टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट सून, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी जल्द ही डिजिटल पेमेंट शुरू किया जाएगा, ऑनलाइन भुगतान जिसे कहते हैं। भारत के जो डाकघर हैं वो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
अभी जो हाल ही के जो समाचार उनके अकॉर्डिंग 4 अगस्त 2025 तक 1,65,000 डाकघरों को डिजिटल करने की योजना बनाई जा रही है। ये जो पहल की जा रही है IT 2.0 फ्रेमवर्क के तहत डाक विभाग रियल टाइम ट्रैकिंग, OTP आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल भुगतान के साथ ओपन AI इंटीग्रेशन इन सभी को लागू कर रहा है। इसके अलावा ये कदम जो उठाया जा रहा है डाक सेवा और अधिक आधुनिक और ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए ये कदम उठाया गया, जिससे क्या हुआ कि डिलीवरी में तेजी आएगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है उनके माध्यम से डाकघर पहले से ही डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये हर जगह पर नहीं हुआ। तो अब क्या है, डिजिटल पेमेंट की भी एक कदम उठाया जा रहा है। IPPB मोबाइल और ATM और जो POS और MPOS ये उपकरण के जरिए डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और जिससे ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो वित्तीय सुविधाएं हैं वो आसान हो सकती हैं। अब देखिए डिजिटल इंडिया के अगर हम लाभ देखें, ये जो भारत है डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारी स्कीम्स शुरू कर रहा है। बहुत जगह पर इन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं जो कि अच्छे भी रहे। अब इनके अगर हम लाभ देखें तो लाभ क्या है, कुछ इसमें चुनौतियाँ भी देखी जाएंगी। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी। ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया, जैसे कि माई गवर्नमेंट जो ऐप के ज़रिए कुछ भी अगर आपने पता करना है या फिर कुछ भी गवर्नमेंट के बारे में, कुछ उनकी पॉलिसीज़ के बारे में या फिर उनके जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं उनके बारे में, तो पूरी मतलब जिनके पास भी ऑनलाइन सिस्टम चलता है, यानी कि जिन क्षेत्रों में अगर हम देखें जहाँ पर ऑनलाइन सारा सिस्टम हो चुका है तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है कि हर कोई व्यक्ति चाहे तो ऑनलाइन कुछ भी सर्च करे उनको मिल जाएगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। इसमें लोगों की भागीदारी भी देखी जाती है कि ऑनलाइन कई बार लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, जिसमें कुछ सुझाव लिए भी जाते हैं ना। कुछ ऐसी साइट्स होती है, कुछ ऐसे काम, जैसे कि जो वक्फ बोर्ड आया था उसमें भी कुछ सुझाव लिए गए थे। तो ये सब ऑनलाइन होने की वजह से ही हुआ है। अगर ऑनलाइन ना हो पाता तो इतने लोग कहाँ अर्जियाँ डालते, इतनी अर्जियाँ पढ़ पाना भी मुश्किल था। तो इसी तरह ये एक अच्छा कदम भी है। इसके अलावा ग्रामीण सशक्तिकरण, जो गांव के क्षेत्र है वहाँ पर जो डिजिटल इंडिया के तहत वहाँ पर नेटवर्क बैंकिंग और जो ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उससे ग्रामीण के जो क्षेत्र है वो तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें सुरक्षा और सुविधा रहेगी, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें सुविधा कैसी है कि जो भी हमें किसी भी चीज़ की हमें जानकारी चाहिए या फिर हमने किसी को इंस्टेंट पेमेंट करनी है तो हम कहाँ भी चाहे कहीं भी खड़े हैं तो हम वहाँ से तुरंत पेमेंट कर सकते हो। तो इससे जो सुविधा है मतलब फैसिलिटी वो काफ़ी अच्छी मिल रही है और आसानी से हम पेमेंट या फिर कोई भी अपना ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इसके बाद नवाचार और तकनीकी प्रगति है, क्योंकि बाकी देश भी जब हम देखते हैं चीन जैसा जो कंट्री है, अमेरिका या फिर और कंट्रीज जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो भारत भी एक अच्छी पहल कर रहा है, अच्छे कदम उठा रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से नवाचार में आगे बढ़ता जा रहा है, नई नई रिसर्च हो रही हैं, नई नई टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय लाभ भी रहेगा। पर्यावरण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हालांकि इससे थोड़ी चुनौती ये भी देखी जाएगी पर्यावरण को लेकर कि जब जो बड़े बड़े ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े बड़े नेटवर्क के जो टावर स्थापित किए जाते हैं उनमें जो रेडिएशंस या फिर जो भी उनमें जो रेडियो एक्टिव जो किरणें निकलती हैं उनमें वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। तो अगर हम उस चीज़ को थोड़ा मतलब देखें कि ये जो पर्यावरणीय लाभ ऐसा है कि हम पर्यावरण को लेकर हम ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं हम। तो इसी तरह ये एक अच्छा लाभ भी हो सकता है इसका। इसके अलावा सामाजिक समावेशन, मतलब कि समाज इसमें इंक्लूसिव बनता जा रहा है, यानी कि कोई भी अगर समाज को या किसी भी समुदाय को, किसी भी लोगों को अपनी राय रखनी या फिर अपने सुझाव देना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो इंटरनेट के ज़रिए डिजिटल इंडिया के ज़रिए, यानी कि डिजिटल इंडिया क्या है, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम कर देना सारा कुछ, तो उनके ज़रिए सामाजिक समावेश कर सकता है इसमें। तो ये सब इसके लाभ है। इसके अलावा और भी काफ़ी लाभ देखे जाते हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, यानी कि ऑनलाइन घर बैठे हम एजुकेशन ले सकते हैं। खास करके लड़कियों के लिए घर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स भेजना भी उनको पसंद नहीं करते, तो इसी वजह से घर बैठे ही वो एजुकेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी हमें घर बैठे मिल सकती है। ये सब कुछ डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो पाया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।